गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ प्रोग्रामिंग को डिस्कस करूँगी कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। इसके पहले हमने एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का वीडियो ट्यूटोरियल देखा कि एल्गोरिदम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखते हैं, तो वो हमारी एल्गोरिदम कहलाती है। उसी एल्गोरिदम को हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो देखिए, जो हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर की समझ में आने वाली लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो जो उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना है, एल्गोरिदम में तो हमने अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखे थे स्टेटमेंट्स, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमें ऐसी लैंग्वेज में लिखना होता है जो कंप्यूटर के समझ में आए। तो अगर हमें किसी स्टेट में जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर हम उनको कंप्यूटर की समझ में आने वाली लैंग्वेज में लिख दें, तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम प्रोग्राम। यानी एल्गोरिदम को ही अगर हम जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज में थी, अगर उसको हम किसी टेक्निकल लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर की समझ में आ रही है उसमें कन्वर्ट कर दें, तो प्रोग्राम कहलाता है। और जो ये प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। अलग अलग जितनी भी टाइप की डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो डिफरेंट स्टाइल को सपोर्ट करती हैं। हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, फ्रेंच का अलग। तो इसी तरीके से जितनी भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सी, जावा एंड पाइथन, तो उनकी क्या है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें सेम प्रोग्राम लिखना है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में तो एल्गोरिदम सेम होगी, बट स्टाइल तीनों का अलग अलग होगा, तो वो जो लैंग्वेज है लिखने का तरीका वो अलग अलग हो जाता है। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज टाइप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। यानी जो कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज, अगर हम उसका डिवाइड करें, उसको टाइप डिवाइड नहीं सॉरी अगर हम उसके कैटेगराइज करें, उसके टाइप बताएं, तो 3 टाइप्स होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो फर्स्ट जो बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज की, तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसको हम लोएस्ट लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो ये जो लैंग्वेज है ये डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ में आती है। हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो हमेशा 0 1 में लिखी जाती है, यानी कंप्यूटर को 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ में आती है। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें जो कोडिंग की जाती है वो 0 1 की सीक्वेंस में की जाती है, यानी जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको 0 1 की में करके और कोडिंग करेंगे। तो इसमें कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है ये डिफ़िकल्ट होती है इसको रीड और राइट करना, बिकॉज जो ह्यूमन लैंग्वेज है ये इससे कहीं भी रिजेंबल नहीं करती है, और जो इसके कोड होते हैं वो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वेरी करते हैं। तो इसीलिए मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और प्लस हर एक ऑपरेशन के जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबके अलग अलग कोड होते हैं, तो उनको भी याद रखना वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसमें जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है उनके 2 पार्ट्स होते हैं: ओपी कोड एंड लोकेशन कोड। ओपी कोड जो होता है वो ये बताता है कि क्या करना है, यानी ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, सपोज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी कुछ करना है वो ओपी कोड बताएगा। एंड लोकेशन कोड ये बताएगा कि डेटा का एड्रेस कहाँ है, यानी कौन से एड्रेस पर किस रजिस्टर में डेटा हमारा स्टोर हुआ है, कहाँ से किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है,
वहाँ से डेटा फैच किया जाता है, देन आफ्टर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब बात आती है असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज थी, ये जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज थी उसमें जो प्रॉब्लम आई उनको सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मशीन लेवल लैंग्वेज के जो न्यूमरिक ऑपरेशन कोड थे, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जगह 0 1 की जो सीक्वेंस थी उसकी जगह उसको इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड का यूज़ किया गया, जिन्हें हम निमोनिक कोड से भी बोलते हैं, निमोनिक कोड भी बोलते हैं। तो ये एम इसमें साइलेंट रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक कोड कहते हैं। निमोनिक कोड एक ऐसा वर्ड है जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे सपोज एडिशन के लिए हमें कोई नंबर नहीं याद करना, सपोज एडिशन को किसी पर्टिकुलर 0 1 की सीक्वेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके हमें याद नहीं, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ हम ऐड याद रखेंगे कि ए डी डी, सब्ट्रैक्शन की जगह एस यू डी। तो जो भी हमारे ऑपरेशन है उनकी शॉर्ट फॉर्म को हम यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल, तो डिवीज़न के लिए डी आई डी। इस तरीके से हम इस पर वर्क करते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली क्या होता है, मतलब आसान होता है प्रोग्रामिंग करना। तो बाइनरी नंबर की जगह इसमें किसका यूज़ किया जाता है, निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जो हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती है। असेंबली लैंग्वेज देखिए, कंप्यूटर को अगेन इसमें लिखे हुए प्रोग्राम समझ में आएंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो अगर असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखे हैं तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें फिर से उन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, और जिस ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। यानी असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज के जो निमोनिक कोड है उनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये जो ये क्लोज है, जो हम लोग की जो लैंग्वेज है ह्यूमन लैंग्वेज है उसके क्लोज है, जिससे कि जो प्रोग्रामर है उसका जो फोकस है वो प्रॉब्लम पे रहे, ना कि लर्न करने पर कि ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट ये उनकी कोडिंग किस तरीके से, जैसे एडिशन के लिए डिफरेंट कोड क्या यूज़ करना है, तो उनको न याद करके वो फोकस किस पे करता है कि कैसे हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इसमें ज़्यादातर इंग्लिश जो वर्ड हैं, नंबर हैं, सिम्बल्स हैं, उन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, पाइथन, विजुअल बेसिक, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, और इसको ह्यूमन इजीली लर्न कर सकता है। कुछ एडवांटेज है, जैसे कि इसमें इंग्लिश जैसे सेंटेंस स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जो कोडिंग करना है वो इजी हो जाता है, फास्टर हो जाता है, डिबगिंग करना आसान होता है, और पोर्टेबल होता है, किसी पर्टिकुलर मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। अगेन हाई लेवल लैंग्वेज को ही हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज तो यूज़र ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई हुई है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कंपाइलर कहते हैं, या इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो अब बात आती है कंपाइलर। व्हाट इज़ कंपाइलर? तो जो कंपाइलर होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है विच ट्रांसफॉर्म द कोड विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या करता है कि जो हम लोग की जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, उनमें जो भी प्रोग्राम लिखे गए हैं उनको कन्वर्ट कर देता है जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कंप्यूटर प्रोसेसर जिसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी 0 1 में। तो जो कंपाइलर है उसका मेन यही वर्क है कि वो प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और जो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर प्रोसेसर जो भी आउटपुट दे उस प्रोग्राम का, उसको भी कन्वर्ट करके हमारी, क्योंकि वो भी तो किस लैंग्वेज में जनरेट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में जनरेट करेगा, तो उसको भी कन्वर्ट कर दे हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें। तो इसका काम क्या है कि हमारी लैंग्वेज से कन्वर्ट कर दे मशीन में, एंड देन जब जो भी रिज़ल्ट आए उसको कन्वर्ट कर दे हमारी लेवल, जो हाई लेवल लैंग्वेज
अगर कोई प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है और उसकी जो लाइन होती है उस पर ये बता देता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर भी सेम ही है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। बट क्या होता है कि ये एक बार में केवल एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है, और यदि उसी किसी लाइन में गलती होती है, एरर होती है, तो वो दूसरी लाइन पे तब तक नहीं जाता है जब तक कन्वर्ट नहीं करता है, जब तक पहली जो लाइन है उसकी एरर को रिमूव ना किया जाए। तो देखिए ये फिगर है। देखिए कंपाइलर कैसे वर्क करता है। सोर्स कोड को जो कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड देन जो आउटपुट है उसको शो करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो कोई नहीं जनरेट करता इंटरमीडिएट। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सोर्स कोड को लेता है और आउटपुट जनरेट कर देता है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या होता है कि एक स्टेटमेंट को एक समय में केवल एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है, बट कंपाइलर एक समय में पूरे ही प्रोग्राम को स्कैन करता है, रीड करता है, ट्रांसलेट करता है इनको 0-1 की फॉर्म में, यानी मशीन लर्निंग लैंग्वेज में। जो इंटरप्रेटर होता है वो लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेता है टू एनालाइज द सोर्स कोड, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर। मीन्स कि क्योंकि वो एक लाइन को एक ही बार में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एनालाइज करने में तो कम समय ले रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक लाइन को एक ही बार में कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, फिर इस तरीके से तो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम जो ऐड किया जाता है वो ये ज़्यादा टाइम लेता है। बट कंपाइलर क्योंकि एक समय में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, तो एनालाइज करने में तो ये समय लेगा ज़्यादा, बट ओवरऑल अगर एग्जीक्यूशन जो टाइम कैलकुलेट करें तो वो ये फास्ट होता है, ये कम समय लेता है। जो इंटरप्रेटर होता है वो कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को जनरेट नहीं करता। इस फिगर में भी आप लोग देखते हैं कि वो कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो इसीलिए मेमोरी एफिशिएंट होता है। बट जो कंपाइलर है वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है, जिसकी फर्दर लिंकिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये इसमें इसको लिंक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। इंटरप्रेटर में तब तक ये ट्रांसलेट एक लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करता है, जब एरर होती है तो ये आगे मतलब उसको नहीं करता है ट्रांसलेट, जब तक कि उस लाइन की एरर को दूर ना की जाए। लेकिन जो वो हर इंटरप्रेटर हर एवरी लाइन को कन्वर्ट करने के बाद वो जनरेट करता है अगर एरर, और तब तक नहीं आगे मूव करेगा जब तक उस लाइन की एरर को रिमूव ना कर दे। बट कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा एंड एरर मैसेज प्रिंट करेगा कि किस किस लाइन में एरर है, तो कंपाइलर ये बताएगा। अब जैसे बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करती है, कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, ये कंपाइलर यूज़ करती हैं, और जो बाकी लैंग्वेजेस है पाइथन है एंड रूबी है, ये इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। हम लोग जो सी में यूज़ करेंगे वो टर्बो C++ कंपाइलर यूज़ करेंगे, जो कि सी तथा C++ दोनों के लिए ही काम में आता है। इसके अलावा डेव C++ कंपाइलर का भी यूज़ किया जाता है, जिस उस पर भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में।